Unacademy. Let's crack it. Hey, hi everyone. This is me Deepak Kumar Singh, your sociology teacher. So now today we are going to discuss the most important topic and the second part what we already have discussed, the marriage system in India. मैंने आपको बताया था कि मैरिज सिस्टम इन इंडिया जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। क्लियर है? तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने आया हूँ कि कैसे जो हमारी आज वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में मैरिज सिस्टम है इंडिया में उसमें बदलाव क्या हो रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या कॉज है या कैसे चेंजेस हैं, तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा इंडियन मैरिज सिस्टम पे भी बात करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से एक डीप नॉलेज जो है वो आ सके। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी ने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं 2022 एग्जाम में। आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अभी तो आपके लिए ऑफर है, अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी सभी में एक्सटेंशन मिल रहा है। लाइक 12 मंथ के साथ में 3 मंथ का फ्री, 18 मंथ के साथ में 4 मंथ फ्री है, 24 मंथ के साथ में 6 मंथ फ्री है और 36 मंथ के साथ में 12 मंथ फ्री है। और ये ऑफर जो एंड होगा ये आज, जी हाँ, 21 अक्टूबर को एंड हो जाएगा। तो याद रखना ये ऑफर आज एंड होगा। दीपक वन कोड यूज करना है। क्लियर है? और आपको ये सारे एक्सटेंशन के साथ में आपको ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होंगे। दूसरा यहाँ पे देखेंगे बच्चों, रिपीटर्स बैच जो आपको ऑलरेडी मालूम है कि चल रहा है। क्लियर है? 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इस रिपीटर्स बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, फ्रेश टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, अपडेटेड सेल्फ स्टडी पीडीएफ और क्विज मिलेंगे, और साथ में अगर आप देखेंगे लास्ट 2 ईयर के करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट आप यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ले सकते हैं आप अनअकैडमी के साथ जुड़ के। उसके अलावा कल, जी हाँ, संडे को, याद रखेंगे, मैं डेट यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे 60 मिनट में यू हैव टू सॉल्व 50 क्वेश्चन। क्लियर है? 60 मिनट में आपको करीब 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और ये यूपीएससी का अल्ट्रा कॉम्बैट है। जी हाँ, मतलब आप इसमें आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे कि रैंक 1 को, ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप के साथ में स्कॉलरशिप भी मिलेगी जो कि 62,000 की है। रैंक 2 to 10 को यहाँ पे लैपटॉप मिल रहा है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस उपहार पे, इस इनाम पे आपका भी है अधिकार। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके टाइटल को लिख देते हैं, चेंज इन मैरिज सिस्टम, चेंजेस इन मैरिज सिस्टम इन इंडिया। चेंजेस इन मैरिज सिस्टम इन इंडिया। उम्मीद होगी आपसे कि आप नोट्स कॉपी पेन लेके बैठे हों। क्लियर है? चेंजेस इन मैरिज सिस्टम, ताकि जो भी मैं आपको बताऊं आप अपनी कॉपी में लिखे भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। खास करो मैं लिख के इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि शायद हम अच्छे से कनेक्ट कर पाए चीज़ों को और मैं आसानी से चीज़ों को आपको समझा पाऊँ। क्लियर है? जी हाँ, आगे बढ़ेंगे। तो चेंजेस इन मैरिज सिस्टम में, ठीक है, समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा। मैरिज सिस्टम इन इंडिया, पहले बहुत जरूरी होगा हमें इस बात को जान लेना कि भारत में मैरिज सिस्टम को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 चीजें लिखूंगा जो बेहद जरूरी होंगी और आपको समझाने में मतलब आसानी होगी। धर्म, सेकेंड प्रजा, एंड द थर्ड वन रति। जी हाँ, धर्म, प्रजा एंड रति। धर्म है क्या? ठीक है, मैरिज इज हेल्पिंग आउट टू परफॉर्म rituals, to perform rituals or duties।
हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म में जो विवाह है बेसिकली उसको 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। मतलब 3 चीजें बहुत ही जरूरी मानी जाती हैं। एक धर्म, दूसरा है प्रजा और तीसरा है रति। धर्म का मतलब होता है हमारे यहाँ पे कि एक व्यक्ति जो है जिसे अपने कहीं ना कहीं सारे संस्कार को निभाना है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहता है उसके लिए विवाह क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे मैं इसको समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को भी मालूम होगा, मैं अगले पेज पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोग नोट भी कर लें कि भारत में आपने आश्रम सिस्टम देखा होगा। आश्रम सिस्टम में आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर बाद में आता है सन्यास। लेकिन ये पहले के जो 3 हैं दे आर सिग्निफिकेंट, क्योंकि पहले आप एक बार इसको समझेंगे तो आपको धर्म अच्छे से समझ में आएगा। हमारे यहाँ पे एक बच्चा जब जन्म लेता है 0 to 25 ईयर्स, खैर हमारे यहाँ पे क्या, हमारी समाज में, हिंदू समाज अगर देखेंगे तो 0 से लेकर 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मतलब ब्रह्मचर्य के समय, ठीक है, वह एजुकेशन प्राप्त करता है। एजुकेशन के अलावा अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करता है। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब अपने चरित्र का निर्माण करता है। और जब वह 25 साल बाद अपने चरित्र का निर्माण कर लेता है तो फिर वह एक और आश्रम में जाता है जो गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में ही वह सांसारिक बंधन में बनता है और उसका विवाह होता है। क्लियर है? विवाह का जो उद्देश्य होगा वो यहां पे होता है प्रजा। प्रजा मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। प्रजा यहां पे लिखा हुआ है। प्रजा मतलब होता है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर है? अगर आप सबने देखा होगा प्रजा मतलब प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लीनियज ग्रुप। ठीक है, मतलब आगे परिवार जो है, जो परिवार का वंश है उसको चलाने के लिए संतान बेहद जरूरी है। तो बोला जाता है कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति जब विवाह करता है अपने 25 साल की उम्र जो मानी जाती है, उसके बाद जब वह विवाह करता है तो उसका परिवार होता है, संतान की प्राप्ति होती है। और जब यह संतान की प्राप्ति होती है तो मान लीजिए ये पूरे 25 साल ये भी आश्रम चलता है, मतलब 25 वर्ष से 50 वर्ष मान लीजिए। ठीक है, जी हाँ, ये आश्रम भी चलता है। आपको मालूम होगा अर्ली मैरिज भी होते हैं, लेकिन आप पहले बस एक कंसेप्ट समझिए कि 25 से 50 साल में मान लीजिए इसका विवाह हुआ, 25 वर्ष में इसका विवाह हुआ, इसको संतान प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो व्यक्ति को जैसी संतान प्राप्ति हो गई मतलब एक चाइल्ड हो गया। अभी चाइल्ड जो है अब ये फिर से कहां चला जाएगा, ब्रह्मचर्य में। और जब ये ब्रह्मचर्य में 25 साल तक शिक्षा लेकर अपने कैरेक्टर बिल्डिंग करके आएगा, तब यह पिता क्या करेगा, अपने गृहस्थ के धर्मों को, अपने गृहस्थ के कर्तव्यों को छोड़कर, त्याग कर अब वह सांसारिक बंधन से मुक्त होकर वानप्रस्थ की ओर जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी हां, यह संतान प्राप्त करेगा। यह संतान ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करेगा।
शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वह गृहस्थ में आएगा तब इसके पिता होंगे, वह मुक्त होंगे गृहस्थ के अपने दायित्व से और वह वानप्रस्थ में जाएंगे। अब वह सांसारिक बंधन से दूर होना शुरू होंगे और मोक्ष के रास्ते पे आगे जाएंगे। तो बेसिकली ये माना जाता है, इसी को धर्म कहते हैं। मतलब 25 साल ये, दूसरा अपने कर्तव्य को पूरा करना, परिवार को संभालना, और जब एक बच्चा जो संतान जो है वह गृहस्थ आश्रम संभालने लायक हो जाए तब खुद को वानप्रस्थ की ओर लेकर जाना। ये जो कर्तव्य है, ये जो रिचुअल्स, ये जो सेक्रीफाइस है, ये जो धर्म है, इसी को हमारे यहाँ पे सबसे पहले मैरिज सिस्टम में क्या माना गया है? धर्म। और उसी धर्म में वह प्रजा, मतलब वह प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, संतान प्राप्त करता है। और अगर मान लीजिए कि इसको संतान नहीं हुई तो फिर अगर आप देखेंगे तो फिर यह अपने गृहस्थ आश्रम से मुक्त होने में इसको कठिनाई होगी। इसीलिए माना जाता है कि अगर किसी की संतान नहीं हुई तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि दे आर कर्स्ड बाय देयर एंसेस्टर्स, ये अपने पूर्वजों के द्वारा शापित हैं, इनको शापित मान लिया जाता है। क्लियर है? और इस प्रकार से समाज में समस्याएं जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। लेकिन यहां पर बस मैं इन बातों को इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, वो बस ये आपको समझाना है कि आखिर विवाह क्यों होता है, विवाह का उद्देश्य क्या है। तो यस, भारत में विवाह का उद्देश्य जो है वह प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ज्यादा है देन द सेंसुअल प्लेजर। जी हाँ, क्योंकि हमने देखा यहां पे तीसरी चीज जो है रति। आपने रति देखा, तो रति क्या है? रति इज अबाउट द सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअल प्लेजर। क्लियर है? सेंसुअल प्लेजर। अब अगर आप देखेंगे तो भारत में जो मैरिज है वहां पे प्रजा बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से समझना चाहें तो आप यहां पे ये देख सकते हैं, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, मैरिज सिस्टम, ठीक है, वाज लाइक प्रजा इज मोर डोमिनेंट देन रति, क्लियर है? यस, पी मतलब प्रजा, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रति, मतलब सेंसुअल प्लेजर, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे इन वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में जो मैरिज है वहां पे जो प्रजा है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट, और रति जो है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इन इंडिया मैरिज सिस्टम, इन इंडिया, ठीक है, सोसाइटी इज मैरिजिबल सोसाइटी, मैरिजिबल सोसाइटी। क्योंकि भारत में विवाह बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर संतान प्राप्ति नहीं हुआ तो एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हाई पॉपुलेशन इन इंडिया, और वहीं पे यूरोपियन सोसाइटी में जो मैरिज है इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, देन प्रजा, ठीक है, मतलब लाइक मैरिज जो है कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्लेजर जो है या सेंसुअल प्लेजर जो है उसके लिए ज्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे रति का डोमिनेंस होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एजिंग सोसाइटी, लोग जो हैं, सोसाइटी बहुत ज्यादा बूढ़ी होती चली जा रही है, लो फर्टिलिटी रेट, लो फर्टिलिटी रेट, ये सब देखने को मिलता है। और इस तरीके से हम यहां पे बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज नो मैरिज सोसाइटी, मतलब वहां पे विवाह जो है वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है। क्लियर है? इसीलिए वहां पे अगर आप देखेंगे तो फर्टिलिटी रेट कम है और एजिंग सोसाइटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आई होप आपको मेरी बातें यहां तक समझ में आ गई होंगी।
और यह चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके थॉट को और आसान कर रही होंगी, क्योंकि ये मैंने आपको इजीली समझाया कि हमारे यहाँ पे भारत में और वेस्टर्न कंट्रीज में किस तरीके से हम इनको अलग अलग देखते हैं। अब जब भारत में मैरिजेबल सोसाइटी आती है, ठीक है, मतलब भारत में अगर आप देखोगे then I want to explain one more important thing या two things. One is कुलवधु, आई होप आपने सुना होगा, and the second one I want to explain is पतिव्रता। क्लियर है? टू थिंग्स, वन इज कुलवधु एंड सेकेंड वन इज पतिव्रता। कुलवधु में अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि मैरिज इज नॉट जस्ट मैरिंग अ बॉय। मतलब अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में कुलवधु जो है, इसका कंसेप्ट है, यह अवधारणा, यह कंसेप्ट हमें यह बताना चाहती है कि भारत में विवाह जो है वह किसी एक लड़के से, पुरुष से विवाह करना मात्र नहीं है, बल्कि जब एक लड़की विवाह कर कर अपने ससुराल में जाती है तो उसने केवल एक पुरुष व्यक्ति लड़के से मात्र विवाह नहीं किया है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जो भी कर्तव्य हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, उन सभी को अपनाया है। क्लियर है? जी हां। और वह पूरे परिवार को उस हिसाब से लेकर चलने के लिए, ठीक है, वह सारे मतलब अपने अंदर वो धारणा लेकर ही अपने ससुराल जाती है। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा, लोग समझाते भी हैं कि बेटा ससुराल में सास ससुर की सेवा करना। यहां पे लिख सकते हैं शी इज सपोज टू हैव ड्यूटीज, शी इज सपोज टू हैव ड्यूटीज। खैर फेमिनिस्ट इसको बहुत कड़े शब्दों में नकारती है। सपोज टू हैव ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंटायर लीनियज ग्रुप ऑफ अ बॉय, टुवर्ड्स अ entire lineage group of a boy. And the second thing that become very important is about pativrata. What is pativrata? पतिव्रता में ये माना जाता है कि जो हमारे यहाँ पे मेल पर्सन या जो हस्बैंड या मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन। Man is incomplete without, ठीक है, वाइफ, ठीक है, women, ठीक है, वाइफ। यहां पे लिखे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, वाइफ शुड बी morally committed to husband, ठीक है, कमिटेड टू हस्बैंड। वाइफ जो है वो हस्बैंड के लिए कहीं ना कहीं मॉरली कमिटेड होती है, और भारत में एक पुरुष जो है वो महिला के बिना इनकम्प्लीट माना जाता है। दोनों के बीच में एक मॉरली कमिटमेंट होता है, क्लियर, साथ रहने का, साथ जीवन निभाने का। अर्धांगिनी आपने नाम सुना होगा, एक शब्द हमारे यहाँ पे अर्धांगिनी, या फिर आपने भगवान शिव का वह फोटो देखा होगा, ठीक है, जिसमें हमें भगवान शिव आधे शरीर में दिखते हैं और आधा शरीर जो है, ठीक है, माँ पार्वती का दिखता है। तो आप वहां पे देखेंगे तो अगर आप अर्धांगिनी का कंसेप्ट आपको वहां पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे केवल पतिव्रता अगर मैं लिखूंगा तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसी को हम वाइसे वर्सा भी कहते हैं। जी हाँ, मतलब
हमारे यहाँ पे केवल मैन नहीं, इवन विमेन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मैन। हम यहाँ पे पतिव्रता और पत्नीव्रता दोनों लिखते इससे पहले कि आप एग्रेसिव हो, ठीक है, तो पत्नीव्रता एंड पतिव्रता हम दोनों लिखते हैं। क्लियर है? हाँ, ये याद रखेंगे। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय समाज में जो मैरिज का ऑब्जेक्टिव है इज नॉट ओनली द सेंसुअल प्लेजर। जो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव था, द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रजा, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, क्लियर है, दैट हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ द लीनियज ग्रुप, जो वंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में समाज में बहुत सारे बदलाव हुए, उन बदलावों को ही आज के इस टॉपिक में डिस्कस करना हमारा उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं चेंजेस क्या क्या हुए, चेंजेस क्या क्या है, बदलाव क्या क्या हुए। तो अगर इन बदलाव को स्टडी करने जाए तो सबसे पहले आप यहां पे लिख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजेस इन ट्रेडिशनल पर्पज। इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस इन द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, चेंजेस इन अ गोल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब भारत में जो है ना मैरिज, वह प्रजा के हिसाब से नहीं देखी जा रही है। भारत में विवाह जो है एक मॉरली इमोशनली कमिटमेंट के लिए देखा जा रहा है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं है। पहली चीज तो ये क्लियर है। और चेंजेस इन अ गोल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो पहले केवल संतान प्राप्ति के लिए विवाह होता था, इसका लक्ष्य भी बदल गया है। इसलिए विवाह जो है वह उतनी पारंपरिक नहीं रही है, उतनी परंपराओं से घिरी हुई नहीं है जितनी की पहले थी। और सेकंड अगर आप देखेंगे, क्लियर है, तो यहां पे सेकंड पॉइंट जो आपको मिलेगा, दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, चेंजेस इन द गोल ऑफ लार्ज फैमिली। चेंजेस इन अ गोल ऑफ लार्ज फैमिली। क्लियर है? हाँ, इन अर्बन एरियाज। अब अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवार रखने की, ठीक है, या एक लार्ज फैमिली का जो एक गोल होता था पहले, क्योंकि आपको मालूम है गरीबी या दूसरे कारणों से लोग परिवार में ज्यादा जो बच्चे हैं, क्लियर है, कहीं ना कहीं हर एक परिवार में ज्यादा देखने को मिलते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर में उनका यूज होता था। वो घर में खेत संभालेंगे, घर को आगे ले जाएंगे, तो जितनी संतान होंगी उतनी हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ट्रेडिशनल पर्पस था। अभी क्या है, अर्बन एरियाज है, एक बच्चे को पढ़ाने में ही घर जमीन बिक जाता है। क्यों? सही है ना? तो वहां पे लार्ज फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं। तो अभी एक हिसाब से फैमिली, एक बहुत बड़ी फैमिली जो है, उसका गोल भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें, डिक्लाइन इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज। क्लियर है? अब ये दो चीजें अगर आप देखेंगे तो ये दो चीजें मिलकर एक निष्कर्ष भी देंगे। क्या? डिक्लाइन इन importance of marriage as a basis of family formation, ठीक है, as a basis of family formation, ठीक है। मतलब अभी वर्तमान में जो विवाह का इंपॉर्टेंस था कि परिवार आगे बढ़ाने के लिए विवाह होना जरूरी है, खासकर अभी वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलता है, इंडिया में भी कुछ देखने को मिला है, वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिला है
कि डिक्लाइन इन इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, फैमिली फॉर्मेशन, क्लियर है, ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ फैमिली विदाउट मैरिज, ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ फैमिली विदाउट मैरिज, जैसे आप देखेंगे एडॉप्शन वगैरह, क्लियर है। खैर हमारे यहाँ विवाह बहुत जरूरी है एडॉप्शन के लिए, लेकिन अभी ये वेस्टर्न सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिल रहा है, अभी हमारी सोसाइटी में छिटपुट एग्जाम्पल आपको देखने को इसके मिलेंगे। तो ये कुछ तीन चीजें जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी कि एक हिसाब से जो ट्रेडिशनल पर्पस था मैरिज का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। आगे बच्चों इसमें आप सेकेंड पॉइंट एक लिख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव्स ऑफ मैरिज। मतलब अब अगर भारत में विवाह संतान प्राप्ति के लिए रहा ही नहीं, तो वही वेस्टर्न सोसाइटी का कंसेप्ट अल्टरनेटिव्स ऑफ मैरिज आ गए। कैसे, जैसे आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले, क्लियर है, एक मिनट, अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव में आप देखोगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, ठीक है, अनमैरिड पीपल, ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनमैरिड पीपल, क्लियर है, अनमैरिड पीपल, बिकॉज या अल्टरनेटिव कह सकते हैं, चेंजेस इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज कह सकते हैं। लोग अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव को लेकर ज्यादा फोकस है, इसलिए अगर आप देखेंगे आज भारत में कुछ लोग कैरियर के पीछे भागते भागते विवाह भी नहीं करते। सुष्मिता सेन का आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं सलमान खान का आप एग्जाम्पल देखें, उनके पीछे कारण दूसरा है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो अनमैरिड पीपल हैं, क्लियर है, उनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरा अगर आप देखेंगे को लिविंग, ठीक है, यस, मतलब अगर आप देखेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हो। लोग लिव इन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मात्रा में रह रहे हैं, जहां जिसने विवाह की जरूरतों को क्या कर दिया है, कम, क्योंकि वैसे भी विवाह की जरूरत अब परिवार, बच्चे और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन न रहकर सेंसुअल प्लेजर रह गई। तो वहां पे लोग अब को लिविंग में या लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हो सिंगल पेरेंट का कंसेप्ट, सिंगल पेरेंट का कंसेप्ट जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, बच्चों को गोद लेना, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं प्री मैरिटल सेक्स, क्लियर है, प्री मैरिटल सेक्स। तो दैट्स वाई ये भी बहुत जरूरी हो गया कि भाई अगर देखो पहले तो चेंज क्या हुआ कि मैरिज का गोल चेंज हो गया, अब वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन से रति मतलब सेंसुअल प्लेजर पे आ गया। अब बच्चों सेंसुअल प्लेजर से भी जाकर शिफ्ट हो गया, अब उसका ध्यान कहां पे चला गया कि भाई जो सेंसुअल प्लेजर होगा उसके लिए भी मैरिज जरूरत नहीं है, क्योंकि अब प्री मैरिटल जो सेक्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल देखने को सोसाइटी में मिल रहा है। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो अनमैरिड पीपल के नंबर्स जो हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनके आप ये कारण मान सकते हो, पहला, दूसरा और तीसरा, क्लियर। तो एक आप ये भी लिख सकते हो अपने आंसर में। तीसरा आप यहां पे जो पॉइंट लिख सकते हैं दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे कि चेंजेस इन मैरिज पैटर्न, as we all know sociology is, ठीक है, study, scientific study of society, also about the social pattern. That's why changes in marriage pattern also become very important to study. Let's discuss changes in marriage pattern में we can mention that
पॉलीगैमी टू मोनोगैमी। लोग जो हैं पहले कहीं ना कहीं हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में पॉलीगैमी था, एक पुरुष या एक जो स्त्री एक मतलब एक पुरुष जो है एक से ज्यादा विवाह कर रहा है, ठीक है। पॉलीएंड्री पॉलीगिनी मतलब पुरुष महिला दोनों, क्लियर है, मतलब एक से ज्यादा विवाह क्या साइमल्टेनियस अगर आप देखेंगे तो एक पुरुष की कई पत्नियां हैं या एक जो पत्नी है उसके कई सारे जो पति हैं वह आप देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद सीधे मोनोगैमी पे आया, सिंगल मैरिज वाला कंसेप्ट आया। अब फिर चेंज हुआ मोनोगैमी टू रीमैरिज, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, डाइवोर्स होने लगे, ठीक है। पहले डेथ, अगर डेथ हो गई किसी की, ठीक है, पति पत्नी में, तो दोबारा मैरिज करेंगे या डाइवोर्स। एक हिसाब से अगर देखेंगे तो रीमैरिज का कंसेप्ट आया। फिर बाद में ये तो और ज्यादा चेंज हो गया और आज के टाइम में तो ये हो गया सेम सेक्स मैरिज। खैर हमारे भारत में अभी लीगल नहीं है, पार्लियामेंट पे डिसीजन है, मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है। सेम सेक्स मैरिज, अब जो सेम सेक्स मैरिज है अभी करंट में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया, पार्लियामेंट को डिसाइड करने दिया जाए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। सेम सेक्स मैरिज लाइक लेस्बियन एंड गे मैरिज, अब ये भी हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, मैरिज के सेक्रामेंट को कहना, क्योंकि हमारी मैरिज का जो गोल है हिंदू सोसाइटी में वो प्रजा है, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है, तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पे चैलेंज होते हुए देख रहे हैं हम। तो ये तीन चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंजेस इन मैरिज पैटर्न, क्लियर है, और इन सभी की वजह से अगर आप देखेंगे तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन मैरिज, ये आपको देखने को मिलेगी। अगला एक पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ पार्टनर सिलेक्शन। चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ पार्टनर सिलेक्शन, यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे, इंक्रीज इन इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। हमारे भारत में विवाह को लेकर अगर देखा जाए तो व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो इंक्रीज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे फैमिली का रोल जो है ना कम होता दिख रहा है, क्लियर है। व्यक्ति विशेष विवाह को लेकर अपनी खुद की जरूरतों को देख रहा है, ठीक है, क्योंकि गोल तो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, चेंज। तो यहीं पे अगला यही भी ये भी लिख सकते हैं, डिक्लाइन इन द रोल ऑफ फैमिली, ठीक है। कहीं ना कहीं परिवार जो है, ठीक है, उसका जो रोल है वह भी क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, लव मैरिज वगैरह इन सब चीजों में, ठीक है। अगर आप परिवार के खिलाफ जाके विवाह करते हैं, इंडिविजुअल चॉइस को आप क्या करते हैं, ज्यादा आप महत्व देते हैं देन द फैमिली और अदर थिंग्स। तो ये हिसाब से कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपकी जो मैरिज है वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखती है मैक्सिमम केस में, क्लियर है। मैरिज रिलेटेड प्रोहिबिशन रूल्स लाइक प्रोहिबिटिव रूल्स, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, इज नॉट सिग्निफिकेंट एट प्रेजेंट। अब ये क्या है, जैसा आप देखेंगे हमारे यहाँ सेम कास्ट में मैरिज है लेकिन सेम गोत्र में नहीं है। तो मैंने कुछ प्रोहिबिटिव रूल्स आपको पढ़ाए थे इससे पहले की सोशियोलॉजी के लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में। तो वो प्रोहिबिटिव रूल्स जो है ना कि आप गोत्र के बाहर विवाह करेंगे, क्लियर है, आप सेम कास्ट में मैरिज करेंगे, बहुत सारी चीजें थी, वो कहीं ना कहीं अब नहीं देखी जाती है,
इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। क्लियर है? तो ये चीजें क्या कर रही हैं, ये जो मैरिज को लेकर, खैर मैं ये नहीं कहता कि इंटरकास्ट मैरिज गलत है, बेहद जरूरी है, भेदभाव को खत्म करना जरूरी है, लेकिन अभी हम विवाह पढ़ रहे हैं तो विवाह के नियमों में जिन चीज का पालन होता था उनमें बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, और वो परिवर्तन विवाह को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। नेक्स्ट आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट्स। अब भाई मैट्रिमोनियल साइट्स बहुत, अभी एक यहां पे मैं आपको कंसेप्ट देता हूं स्पीड डायल का। अब ये स्पीड डायल क्या है, अभी आपने देखा होगा कियारा आडवाणी और क्या नाम है वो एक्टर का, खैर मुझे ज्यादा याद नहीं रहता है ये फिल्म एक्टर्स के नाम जो नए हैं, ठीक है, खैर नए क्या मैं भी देखता हूँ लेकिन वो मुझे अभी ध्यान से उतर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो उनका विवाह हुआ तो वो कुछ समय पहले स्पीड डायल का कंसेप्ट हमारे थोड़ा अलग है, बाहर अलग है। बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज एक होटल है, एक मतलब संस्था है जहां पे मेल फीमेल मिलते हैं, वह एक दूसरे को पहचानते हैं, 30 मिनट का समय दिया जाता है, फिर एक पादरी आते हैं, उनका विवाह हो जाता है। स्पीड डायल टाइप की मैरिज है, ठीक है, जहां पे वो रिलेशन में आते हैं वो आसानी से बाद में वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पीड डायल का कंसेप्ट बाहर आज हमारे भारत में भी देखा जा रहा है। बिफोर मैरिज दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हैं, क्लियर है, एक साथ रिलेशन में रहते हैं, क्लियर है, इंडिविजुअल चॉइसेस बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द रोल ऑफ फैमिली, और वो स्पीड डायल में हमको देखने को मिलता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक, अगर आप देखेंगे वेस्टर्न सोसाइटी में, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, खैर मैं इंडियन सोसाइटी पे ज्यादा बात कर रहा हूं, एक यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, साइबर मैरिज करके है, ठीक है। जैसे अमेरिका में जो पुरुष हैं वो बेसिकली उन महिलाओं से ज्यादा विवाह कर रहे हैं जो अमेरिका के बाहर, क्यों, फिलीपींस और बाकी देशों से। क्यों? रीजन इसलिए क्योंकि अमेरिका की जो महिलाएं, उनका एक मानना है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती हैं, कैरियर ओरिएंटिव हैं, इकोनॉमिक लेवल पे खुद ही फ्री हैं, तो विवाह बहुत लंबा टिक नहीं पाता उनका मानना है, इसलिए वो बाहर के अगर आप देखेंगे तो महिलाओं से विवाह करते हैं। अपनी जरूरतें ना पूरी होने पे वहां पे भी कहीं ना कहीं डाइवोर्स के रेट और सारी चीजें देखने को, जो डाइवोर्स के नंबर हैं वो सभी देखने को बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं। तभी ये हुआ है कि बहुत ही, जो एक व्यक्ति अपने कैरियर फोकस पर आए, फिर उसे मानता है कि विवाह के लिए बहुत जरूर, मतलब विवाह जरूरी है, फिर वो साइबर के थ्रू बाहर से दूसरे देशों की महिलाओं से बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो विवाह आजकल हमारे यहाँ भी फेसबुक वगैरह ये जो सारी चीजें हैं वह देखने को मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेसबुक पे डिसाइड किया हुआ, ये मैं नहीं कहता हूँ गलत है, लेकिन फिर भी जो चीजें बहुत आसानी से होती हैं बहुत आसानी से टूट भी सकती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोर्ट मैरिज। अब हमारे यहाँ कोर्ट मैरिज जो है उसके नंबर्स बढ़ गए हैं। विवाह को तो बस मान लिया गया कि ठीक है भाई, अब नवग्रह की पूजा होनी जरूरी नहीं है, रिचुअल्स की नीड नहीं है, कोर्ट मैरिज हो जाए दैट्स इट, लोग झंझट से फ्री होना चाहते हैं। लेकिन जब आप रिश्तों को जोड़ने में इतनी कम एनर्जी दिखाते हैं तो उससे ज्यादा एनर्जी आप अलग होने में दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो कोर्ट मैरिज के नंबर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। फिर एक मैं और बहुत अच्छी चीज आपको बताऊं, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मैरिज। जैसे राहुल महाजन और डिम्पी का विवाह, ठीक है, राहुल महाजन और डिम्पी गांगुली की क्या नाम था उनका विवाह, सॉरी फॉर दैट अगर मैंने गलत नाम लिया हो, शायद यही नाम था, डिम्पी तो याद है, आगे क्या है सरनेम नहीं मालूम। विवाह करते हैं ऑनलाइन टीवी पे आके, और एक शो बनाया जाता है, विवाह को कॉमर्शलाइज किया जाता है, फिर वो टूटते हैं, अलग होते हैं। लोगों के मन में एक विचार आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि विवाह के बाद लोग सब चीजें आसानी से और शांति से रह सकें। कहीं ना कहीं एक उसका जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, कॉमर्शलाइजेशन, वो भी विवाह के जो मूल्य हैं, ठीक है, उनको बदलते हुए कहीं ना कहीं शो करता है, उसमें बदलाव को। ये तो सारी चीजें हो गई कि जो हमारे यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने काफी कुछ आपको लिखवा दिया। फर्स्ट, ट्रेडिशनल पर्पज, अल्टरनेटिव्स ऑफ मैरिज,
चेंज इन मैरिज पैटर्न, चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ लाइफ पार्टनर सिलेक्शन। नाउ द फाइनल, आखिर क्यों, कॉज क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, मतलब जो इसके पीछे रीजन क्या क्या है, कॉजेस, क्या कारण है भाई कि ऐसा हो रहा है समाज में? देखो भाई, सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, इंक्रीज इन मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। अब आप पूछेंगे सर ये मॉडर्न वैल्यू सिस्टम क्या है, तो मैं आपको आसानी से बता दूं कि जैसे आपने फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, तो अभी क्या है कि आज की जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं वो फ्रीडम को वरीयता देती है, इक्वलिटी, समानता और सोशल जस्टिस को। विवाह में कभी कभी इक्वलिटी ना होने पे विवाह टूट रहे हैं। ठीक है, लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो फ्रीडम लेकर इंटरफेयर ज्यादा महसूस नहीं करना चाहते। परिवार अगर ज्यादा रोल निभाता है तो वहाँ डाइवोर्स के केसेस देखने को मिलते हैं। लोग सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं, लेकिन इससे हमारे जो मैरिज सिस्टम जो है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लोगों को बताता है कि भैया प्रजा जो है, चाइल्ड बेयरिंग जो है या चाइल्ड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट रहती जो है सारी चीजें। और मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा लोग कैरियर ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं। क्लियर है, इस पे ही फोकस कर रहे हैं। और लोग कैरियर के चक्कर में भी कहीं ना कहीं मैरिज जो है, ठीक है, उस पर आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिसीज। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिसीज भी आपको देखने को मिलेंगी। जहां पे लोकतंत्र है, लोगों को अपने अधिकार और अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है, और अगर विवाह जैसे संबंधों में कोई समस्या आती है तो वहां पे बहुत जल्दी उससे अलगाव की भी चीजें हैं। जैसे अगर नए देखेंगे तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाद में मॉडर्न लॉज, इसी को सपोर्ट करने के लिए लॉज, कानून आ चुके हैं, जो कानून आपको अलग होने का अधिकार देते हैं। अगर कुछ ऐसी समस्याएं हुई तो इनमें अलग होने का अधिकार भी देते हैं ये कानून। ठीक है, और मॉडर्न लॉज में लोग देखते हैं डाइवोर्स फाइल कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लगातार हम सुनवाई में इन चीजों को देखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे एक बार खोल लें तो आधे से ज्यादा लोग तो पत्नी को वापस बुलाने के लिए ही केस सर्च किया करते हो, सबसे ज्यादा व्यू उसमें देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, ये समाज में रैशनैलिटी को डेवलप करता है। ठीक है, प्लस रैशनैलिटी लिख सकते हैं। इनमें जो विकास हुआ इसने मैरिज पैटर्न को चेंज किया। आज ऑनलाइन, साइबर, सोशल मीडिया के थ्रू भी कहीं ना कहीं लोग, मैंने तो देखा कोविड में एक ऑनलाइन विवाह भी हो गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया, 2 लोग थे, विवाह कर लिया, अलग अलग बैठे थे। ठीक है, जी हाँ। नेक्स्ट आप लिखेंगे, ठीक है, कंज्यूमरिज्म, सॉरी, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मैरिज। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हैं कि जो विवाह के जो जो हमारे यहाँ जो विवाह है या रिचुअल्स जो हैं, या फिर जिसको एक हिसाब से एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है, आज भी मैं मानता हूं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप देखोगे लोग आजकल बलून में शादी कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में शादी कर रहे हैं। 5 स्टार होटल तो नॉर्मल है, बलून में शादी कर रहे, उड़ के एरोप्लेन में विवाह कर रहे, लेकिन रिचुअल परफॉर्म कर रहे। जी हां, अगर मैं निष्कर्ष पे आऊं, कंक्लूजन पे आऊं, तो इतने बदलाव के बाद भी लोग आज भी हिंदू धर्म में यज्ञ कराएंगे, इस्लाम धर्म में मौलवी जी जरूर आएंगे, क्रिश्चियनिटी में फादर जरूर होंगे। कम से कम इनकी इंपॉर्टेंस तो है। भले ही अगर आप देखेंगे कॉमर्स, कंज्यूमरिज्म ला दिया गया, कंज्यूमरिज्म भी ऐड कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बलून में विवाह हो रहा है, ठीक है, हॉट एयर बलून ऊपर उड़ रहा है, उसमें विवाह, जयमाल पड़ रही है, लेकिन जयमाल डाल तो रहे हैं, रिचुअल को इग्नोर नहीं किया है।
तो हम ये तो कह सकते हैं कि सैक्रामेंट ऑफ मैरिज जो है बदल रहा है, लेकिन रिचुअल्स जो है वह अभी भी अपनी जड़ें जो है वह मजबूती से बनाए हुए हैं। तो हम इसको एक बैलेंस के तरीके से संतुलित आकार में बदलते समाज में रिचुअल जो है वह लेकिन मौजूद है, इसलिए जो बदलाव है कहीं ना कहीं संतुलित हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आप इन पॉइंट को अच्छे से अपने एग्जाम में लिखकर और एक अच्छा मार्क्स जो है वो आप ले सकते हैं। क्लियर है? जी हाँ, तो आगे चलेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि आपके लिए फाउंडेशन बैच जो IAS 2025 का है, ठीक है, आप ज्वाइन करेंगे दीपक ऑन कोड यूज करके। अनअकैडमी यूपीएससी प्रीलिम्स सक्सेस टेस्ट सीरीज 2024 अभी आपको 3999 में अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको बहुत सारे ढेरों जो इसमें छूट जो है वो मिलेंगी और आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर ऐसे अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपलब्ध रहूंगा। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।